हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे मुग़ल हिस्ट्री में हुमायूं के बारे में, और हमने हुमायूं के आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम हुमायूं की गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं की जो है क्या क्या समस्याएं रही, कुछ समस्याएं उसे विरासत में मिली थी और कुछ हुमायूं ने खुद ही पैदा कर दी थी। चलिए जान लेते हैं आज हुमायूं ने कौन कौन सी जो है समस्याएं पैदा की और कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी कठिनाइयां उसको विरासत में मिली, उसका आज अध्ययन कर लेते हैं। गद्दी पर बैठने के समय हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। इनमें से कुछ तो हुमायूं की दुर्बलता के कारण उत्पन्न हुई थी, परंतु अधिकांश उसे बाबर द्वारा विरासत में प्राप्त हुई। यानी कुछ तो हुमायूं दुर्बल था, उस कारण उसके सामने क्या हुई, कठिनाइयां उत्पन्न हुई, समस्याएं उत्पन्न हुई, और कुछ उसे विरासत में मिली, यानी कि बाबर ने जो है उत्पन्न कर रखी थी, वो समस्याएं उसके सामने थी। वस्तुतः बाबर ने हुमायूं को कांटों का ताज पहनाया था। तत्कालीन राजनीतिक एवं आंतरिक परिस्थितियां जो है वो हुमायूं के प्रतिकूल थी, लेकिन इसके साथ साथ हुमायूं अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं भी उत्तरदायी था। इसलिए एक इतिहासकार ने कहा है, इतिहासकार कौन है? इतिहासकार का नाम है लैनपुल। लैनपुल इतिहासकार हैं। लैनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये लैनपुल ने कहा था हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जो है जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही जो है उसके जीवन का अंत हुआ। हुमायूं की कठिनाइयों को सुविधानुसार दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो विरासत में प्राप्त कठिनाइयां, और दूसरी हुमायूं ने जो खुद पैदा की समस्याएं हैं वो समस्या। चलिए देख लेते हैं हुमायूं को विरासत में कौन कौन सी जो है समस्याएं, कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। विरासत में कौन सी कठिनाइयां उसको मिली है? बाबर ने भारत में साम्राज्य स्थापना के लिए अनेक युद्ध लड़े थे। हमने देखा भी है, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। फलस्वरूप उसने अपने उत्तराधिकारी हुमायूं के लिए अनेक प्रतिस्पर्धी एवं दुश्मन छोड़े थे। यानी जिनसे युद्ध लड़े उनके सगे संबंधी है, वो उसके क्या है, बाबर के आज भी दुश्मन है। एक इतिहासकार है रसब्रुक विलियम्स। रसब्रुक विलियम्स के अनुसार बाबर ने अपने पुत्र को ऐसा राजतंत्र सौंपा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में ही रह सकता था। यानी युद्ध करते करते तो ये राजतंत्र रह सकता है, लेकिन शांति काल में दुर्बल, आकारहीन एवं पतनोन्मुख था। यानी ये राज्य शांति काल में अस्तित्व में नहीं रह सकता, ये धीरे धीरे जो है आकारहीन हो जाएगा, यानी ये छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे इसका पतन हो जाएगा। यानी युद्ध की स्थिति में ही ये जो है आपके ये राज्य रह सकता है, ऐसा इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स ने कहा है। राज्य के अंदर एवं बाहर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्ति एवं शक्तियां नवजात मुगल राज्य को हड़पने की ताक में लगी हुई थी। मुगलों की प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक व्यवस्था अत्यंत दयनीय दशा में थी। अतः गद्दी पर बैठते ही उसके सामने अनेक समस्याएं उपस्थित हुई। इन समस्याओं में निम्नलिखित प्रमुख है। सबसे पहला है उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकार के निश्चित, यानी बाबर के बाद में जो है उसके पुत्रों में किस प्रकार उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, तो वो संघर्ष भी जो है ये उसका निश्चित नियम नहीं था कि राजा के बाद जो है अब बाबर के बाद में कौन राजा बनेगा। इस प्रकार उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे, उसका अभाव था। मुगलों में उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं था, इसलिए प्रत्येक राजकुमार और राजवंश का व्यक्ति शक्ति के बल पर शासक बनने की कोशिश करता था। इसके चलते राजवंश में षड्यंत्र होते रहते थे, जिनका बुरा असर राज्य पर पड़ता था। हुमायूं के साथ भी यही बात हुई। हमने देखा भी था कि 26 दिसंबर 1530 को जो है किसकी मृत्यु हो गई थी, बाबर की। फिर भी 4 दिन बाद, 4 दिन लेट जो है हुमायूं जो है शासक बना था 30 दिसंबर 1530 को। तो इतना लेट क्यों हुआ? इसके पीछे क्या था? बाबर का जो वजीर था, प्रधानमंत्री, उसका षड्यंत्र था। वो जो है बाबर के बहनोई को जो है बनाना चाहता था। क्या? बाबर के बहनोई को राजा बनाना चाहता था, कि मेहंदी ख्वाजा को, है ना। देखो लिखा भी है कि बाबर के वजीर यानी प्रधानमंत्री, बाबर के जीवन में ही उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र जो है आरंभ हो गए थे। बाबर के प्रधानमंत्री ने तो हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयास भी आरंभ कर दिया था, परंतु बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व हुमायूं को जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अमीरों ने बाबर की इच्छा मान तो ली, परंतु कुछ लोगों ने इस पर जो है बाद में आपत्ति प्रकट की। इसी कारणवश बाबर की मृत्यु के चौथे दिन ही जो है हुमायूं भाग्य से गद्दी प्राप्त कर सका। दूसरा कारण देखें हम भाई, क्या क्या समस्याएं रही, तो धन की कमी भी थी, है ना। धन की कमी के कारण जो है हुमायूं जो है एक सफल शासक नहीं बन सका। हुमायूं की एक बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास प्रशासनिक एवं सैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन नहीं था।
बाबर ने अपना संपूर्ण खजाना सैनिक अभियानों एवं अपने अमीरों और सैनिकों को प्रसन्न करने में खर्च कर डाला था। प्रशासनिक शिथिलता के कारण राज्य के कर की वसूली भी नहीं हो पाती थी, अतः हुमायूं के पास धन का सर्वथा अभाव था, उसका कोष रिक्त पड़ा हुआ था। मुगल अमीरों का शक्तिशाली होना। बाबर द्वारा मुगल अमीरों को जागीर प्रदान करने की व्यवस्था से राज्य की आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ गई। ये मुगल जागीरदार जो है अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। हुमायूं के निकटस्थ संबंधी जो मिर्जा कहलाते थे, है ना, हुमायूं के जो हमने पढ़ा भी था, बाबर ने जो है 1507 में कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी और अपनी जो पैतृक उपाधि है मिर्जा की उपाधि को त्यागा था। बाबर के पिता का नाम भी देख लो ना आप, उमर शेख मिर्जा, यानी कि इनकी जो मिर्जा उपाधि धारण करने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? मिर्जा। बाबर के जितने भी हुमायूं के निकटस्थ संबंधी है वो मिर्जा कहलाते थे। उनका प्रभाव तो और भी जो है बढ़ा हुआ था। ये मिर्जा जो है राज्य पर अपना अधिकार समझते थे, यानी इस जो भारत में मुगलों बाबर ने जो राज्य स्थापित किया है मुगलों का, इस पर जो मिर्जा लोग थे, जो इनके संबंधी थे, निकट संबंधी, ये भी अपना अधिकार समझते थे यहाँ पर, और हुमायूं को विशेष महत्व देने को तैयार ही नहीं थे। इन मिर्जाओं में सबसे प्रमुख जो था वो था मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान और मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा का तो हमने अभी पढ़ा ही था, ये बाबर का बहनोई था। इनके अतिरिक्त राज्य के कुछ अन्य उच्च पदाधिकारी एवं हुमायूं के संबंधी भी जो है उसके प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखते थे। हुमायूं को उनसे खतरा बना हुआ था। इसके बाद सेना की जो दुर्बलता थी, यानी सेना भी जो है दुर्बल थी, संगठित नहीं थी, इतनी कमजोर थी ज्यादा। बाबर के समय में मुगल सेना जितनी सशक्त थी वह स्थिति बाद में नहीं रही, यानी बाबर के टाइम पे इतनी सेना ठीक थी, क्योंकि बाबर ने जो है तुलुगमा पद्धति, बहुत सारी जो युद्ध की पत्तियां हैं, तोपखाना, है ना, इस प्रकार जो व्यू रचना है सैनिकों की वो बहुत अच्छी तरह बनी थी, तभी तो उसने पानीपत, खानवा वगैरह युद्धों को जीता, नहीं तो कैसे जीत पाता। तो बाबर के समय तो सेना सशक्त थी। बाबर ने जो है लूट में प्राप्त धन का समुचित हिस्सा सैनिकों में विभक्त नहीं कर अपने अमीरों में बांट दिया था। और बाबर ने एक गड़बड़ और कर दी। बाबर ने जो यहाँ भारत में आया तो पानीपत युद्ध के बाद में उसे जो लूट में प्राप्त धन मिला था, जो लूटने के बाद उसे धन मिला था, उस धन को उसने सैनिकों में नहीं बांट कर किस में बांट दिया? अमीरों में बांट दिया। इस कारण भी क्या हुआ भाई, सैनिक जो है सेना में क्या था? असंतोष की भावना थी। दूसरी समस्या यह भी थी कि बाबर की सेना में विभिन्न जातियों और राष्ट्रीयता के सैनिक थे। कौन कौन से थे? जैसे मुगल भी थे, चगताई, उज्बेक, ईरानी, अफगानी और कुछ भारतीय सैनिक। तो इसमें क्या होता था? तालमेल नहीं रहता था, यानी ये जो है अलग अलग जातियों के सैनिक थे बाबर की सेना में। भाई एक ही जाति के हो तो वो अलग बात होती है। अतः सैनिकों के बीच आपसी मतभेद रहता था, वैमनस्य भी बना रहता था। बाबर ने अपनी कुशल नीति द्वारा इस सेना पर जो है नियंत्रण बनाए रखा था, परंतु हुमायूं में उस क्षमता का अभाव था। बाबर तो ठीक है भाई, उसने सेना पर नियंत्रण बनाए रखा था, लेकिन हुमायूं में जो है ये सेना को नियंत्रित करने का जो है वो उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, बाबर हुमायूं में नहीं थी। अतः सेना पर जो है जो हुमायूं का नियंत्रण है सेना पर वो ढीला पड़ गया। इसके बाद हुमायूं के भाई भी इसके लिए खतरा रहे थे, तो ये भी क्या है, ये भी जो है इसके मार्ग में रोड़ा है भाई राजगद्दी को जो है सुदृढ़ करने में। हुमायूं के अपने भाइयों ने भी उसके समक्ष एक विकट समस्या खड़ी कर दी थी। वस्तुतः इसके लिए भी बाबर ही उत्तरदायी था। उसने अपनी मृत्यु से पूर्व हुमायूं को आदेश दिया था कि वह शासक बनने के पश्चात अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार करे, यानी अपने भाइयों के साथ जो है उदारतापूर्ण व्यवहार करना है। ये अपना भाई है ना, भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना है। इस कारण हुमायूं भी पिघल गया और अपने भाइयों में जो है क्या कर दिया? राज्य का विभाजन कर दिया। इसलिए हुमायूं ने सदैव उनके साथ दयापूर्ण रवैया अख्तियार किया, यानी दयापूर्ण भाव जो है रखा वो। इतना ही नहीं, उसने अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल को अपने राज्य का कुछ भाग दे दिया, यानी राज्य का कुछ भाग दे दिया। परंतु हुमायूं के भाइयों ने उसके साथ सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। यानी हुमायूं ने तो ठीक है भाई दयापूर्ण व्यवहार किया, लेकिन इन भाइयों ने क्या किया बदले में? इन्होंने जो है क्या सिला दिया? आपने देख ही लिया है ना। बदले में क्या किया? शत्रुतापूर्ण भाव रखा। कामरान, अस्करी, हिंदाल ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हुमायूं का सारा राज्य हड़प ले। उसके लिए मुसीबतें खड़ी की, विपत्ति में भी हुमायूं की सहायता नहीं की। यानी इन तीनों भाइयों ने जो है, जब हुमायूं 15 साल तक निर्वासित जीवन जी रहा था, उस समय भी इन तीनों भाइयों ने जो है हुमायूं की सहायता नहीं की। प्रशासनिक अव्यवस्था। हुमायूं के समक्ष एक समस्या यह भी थी कि संपूर्ण मुगल राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ
अव्यवस्था फैली हुई थी। बाबर को प्रशासन की तरफ ध्यान देने का समय ही जो है नहीं मिल सका। बाबर को प्रशासन की तरफ, क्योंकि बाबर तो युद्धों में उलझा हुआ था। बाबर जो हुमायूं का बाप था वो तो युद्धों में उलझा हुआ था, तो बाबर को तो इसका टाइम ही नहीं मिला, इसलिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की जा सकी। प्रशासन के अभाव में मुगलों का शासन जो है अप्रभावकारी था। मुगलों को जनता का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद अफगानों का संगठित होना। बाबर ने जो पानीपत के युद्ध में जिसको हराया था, आपके वो कौन था? इब्राहिम लोदी, वो भी अफगान था। तो अफगान भी इधर संगठित हो रहे थे बाबर की मृत्यु के बाद में। यद्यपि बाबर ने अफगानों की शक्ति को कुचलने का भरसक प्रयास किया था, तथापि वह इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका था। यानी बाबर ने जो है अफगानों को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसने प्रयास किया था बंगाल और बिहार के अतिरिक्त अन्य भागों में अफगान शक्ति जो है अपनी शक्ति का, अफगान है वो अपनी शक्ति का संचय कर मुगलों से अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। कहाँ के लोग? आपके बंगाल और बिहार को छोड़कर अन्य भागों में जो अफगान लोग थे वो आपके जो है हुमायूं को वापस जो है हराना चाहते थे, या वापस जो है दोबारा अफगान राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उसकी तैयारी में लगे हुए थे, जो है मुगलों से अब अंतिम संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। यह किसके साथ था? यह बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह और अन्य अफगान सरदारों के सहयोग से पुणे, आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। कौन? महमूद लोदी। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, इब्राहिम लोदी जिसको पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था, इस इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अब क्या कर रहा है? ये भी अफगान है। ये बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के साथ मिलकर और भी अन्य अफगान सरदार है उनके सहयोग से वापस ये किसे हड़पना चाहता है? आगरा और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है ना। जिस पर पहले किसका अधिकार था? इसके भाई का अधिकार था। यानी इब्राहिम लोदी जो है पहले इसका यहाँ का भारत का बादशाह था। दिल्ली और आगरा उसकी राजधानियां थी। हुमायूं का प्रबलतम शत्रु शेर खां बिहार में अफगानों को संगठित कर रहा था। और देखो बिहार में, बंगाल में हो गया महमूद लोदी, अब नुसरत शाह के साथ हो गया वहां पर, और इधर शेर खान जिसे हम बाद शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध है, शेर खां, ये बिहार में अफगानों को संगठित कर रहा था। अफगानों को एक सूत्र में बांधकर वह मुगलों को भारत से निकालने एवं पुणे अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा था। शेर शाह सूरी भी इधर था। इसी प्रकार सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान यानी कि अलाउद्दीन लोदी गुजरात में बहादुर शाह की सहायता से अपनी सेना का संगठन कर रहा था। इधर देखो महमूद लोदी कहां पर? बंगाल में नुसरत शाह के साथ, शेर खां बिहार में अफगानों के साथ, गुजरात में बहादुर शाह, है ना। कौन बहादुर शाह? ये आलम खान जो है ये गुजरात में। तो तीन मतलब इस दिल्ली को चारों तरफ से क्या घेरने की योजना बन रही है। ये सारे जो है अफगान लोग जो थे, अफगान क्या हो रहे थे? संगठित हो रहे थे। तो ये अफगान जो है किसके लिए खतरा है? ये हुमायूं के लिए खतरा है। वह भी मुगलों से प्रतिशोध लेना चाहता था। अन्य अफगान सरदार भी जो है मौके की ताक में थे। इसके बाद देखो गुजरात और बंगाल से खतरा। हुमायूं को सिर्फ अफगानों से ही नहीं बल्कि बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह और गुजरात के शासक बहादुर शाह की तरफ से भी खतरा बना हुआ था। दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों ही अफगानों की सहायता देकर उनके माध्यम से मुगलों का राज्य जो है समाप्त करना चाहते थे। बहादुर शाह मालवा और मेवाड़ पर अधिकार कर आगरा विजय का स्वप्न भी देख रहा था। बहादुर शाह आपको पता है मेवाड़ पर 1534-35 में किया था। उस समय जो है मेवाड़ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य, है ना। कर्णावती नाम सुना होगा। हुमायूं को राखी भेजी थी। अब देखो हुमायूं की तो ये समस्या है, बहादुर शाह ये तो इधर शक्तिशाली है सारे, तो कुछ हुमायूं के लिए भी परिस्थितियां ऐसी थी उस समय, नहीं तो वो आ जाता, है ना। तो बहादुर शाह जो है मालवा और मेवाड़ पर अधिकार कर आगरा विजय का स्वप्न भी देख रहा था। यानी बहादुर शाह भी कुछ कम नहीं था, वो भी आगरा पर जो है विजय का स्वप्न देख रहा था। इस प्रकार हुमायूं के अनेक राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। अब देखो बाबर की चारित्रिक दुर्बलताएं, यानी खुद में कमियां थी कुछ। हुमायूं के समक्ष जितनी समस्याएं थी उन्हें सुलझाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता और सैनिक कौशल की आवश्यकता थी। परंतु दुर्भाग्यवश हुमायूं में इन गुणों का जो है सर्वथा अभाव था। बौद्धिक प्रतिभा होते हुए भी उसमें राजनीतिक एवं सैनिक गुणों का अभाव था। वह शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं ले पाता था। देखो एक अफीम और शराब के अत्यधिक सेवन से वह सुस्त एवं आलसी बन चुका था। यानी एक तो अफीम का हो गया और दूसरा शराब, इसके कारण मतलब शरीर जो है चरित्र वो इसका खराब हो गया। वह किसी काम को जो है पूरा किए बिना ही बीच में अधूरा छोड़कर दूसरा काम प्रारंभ कर देता था। सही अवसर पर उचित कार्रवाई करने की उसकी आदत नहीं थी। परिणाम स्वरूप अपने जीवन में उसने कई भयंकर बुराइयां की, जिनके फलस्वरूप उसे अपना राज्य खोकर करीब 15 वर्षों तक जो है निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा।
यानी 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल तक जो है इसको निर्वासित जीवन जीना पड़ा। चलिए आपके लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि हुमायूं की जो प्रमुख भूलें हैं और उसके भारत में आरंभिक कार्य क्या क्या रहे हैं, और उसके प्रमुख जो सैनिक उसके जो अभियान हैं उनको भी हम देखेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।